इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935। और अगर अभी तक आपने 1919 का अधिनियम नहीं पढ़ा है तो एक बार वो पढ़ लेना, क्योंकि 1919 के अधिनियम में जो द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था उसको 1935 के माध्यम से प्रांतों से हटा करके केंद्र में लागू कर दिया गया। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसमें हमें 3 बातें पढ़नी हैं: इसकी भूमिका, इसकी विशेषताएं और इसकी समस्याएं या इसके दोष या फिर आलोचनाएं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी भूमिका। 1919 का अधिनियम भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका। कांग्रेस ने 1919 के अधिनियम को अपर्याप्त तथा निराशाजनक कहा। भारतीय नेताओं ने दोहरे शासन की कड़ी आलोचना की तथा इसमें सुधारों की मांग की। दोहरे शासन का मतलब द्वैध शासन या आंशिक उत्तरदायी शासन, जो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में लागू किया गया था। भारतीय संविधान के संबंध में जांच पड़ताल करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। जो 1919 का अधिनियम था उसमें एक प्रावधान यह भी किया गया था कि इसके ठीक 10 वर्षों बाद यानी कि 1929 में एक आयोग का गठन किया जाएगा जो यह देखेगा कि 1919 का अधिनियम कहां तक सफल हो पाया है। लेकिन भारतीयों के विरोध को देखते हुए समय से पहले ही 1927 में ही एक कमीशन या एक आयोग का गठन कर दिया गया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीय दलों ने इसका बहिष्कार किया। इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने तथा भारत का संविधान तैयार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तो जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है उस पर विचार करने के लिए तथा भारत का संविधान तैयार करने के लिए कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। और कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। इन सम्मेलनों में लिए गए निर्णयों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया। इस पत्र की सिफारिशों पर संयुक्त संसदीय परवर समिति ने विचार किया और इसके सुझावों पर भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। तो जो 1935 का अधिनियम है वह किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा पारित किया गया था? ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाया गया था। अब देखते हैं 1935 के अधिनियम की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है लंबा तथा जटिल। ब्रिटिश संसद ने 1773 से लेकर 1947 तक जितने भी अधिनियम पारित किए थे उनमें 1935 का अधिनियम सबसे लंबा तथा जटिल था। इसमें 451 धाराएं तथा 15 सूचियां थी। यह अधिनियम लगभग 450 यानी कि 450 पृष्ठों में लिखा गया था। इसके विस्तृत होने का कारण यह था कि इसमें केंद्र सरकार तथा प्रांतीय सरकारों का विस्तृत वर्णन किया गया था। इसमें भारतीय संघ की व्यवस्था का भी विस्तृत वर्णन किया गया था। तो ये हो गई पहली विशेषता, लंबा तथा जटिल अधिनियम। दूसरी विशेषता है अखिल भारतीय संघ। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत भारत में राजनीतिक ढांचा एकात्मक था जिसमें केंद्र सरकार का प्रभुत्व था। 1935 के अधिनियम में ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के लिए एक संघ बनाने का सुझाव प्रस्तुत किया गया। इस संघ में ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था। भारतीय रियासतों के लिए संघ में शामिल होना उनकी इच्छा पर निर्भर था। यानी कि 1935 के अधिनियम में जो एक भारतीय संघ बनाने का सुझाव प्रस्तुत किया गया था उसमें जो ब्रिटिश प्रांत थे जहां पर ब्रिटिश सरकार का शासन चलता था उन प्रांतों का इस संघ में शामिल होना अनिवार्य था। लेकिन जो देशी रियासतें थी जहां पर राजाओं का शासन था
उनका इस संघ में शामिल होना उनकी इच्छा पर निर्भर करता था। देशी रियासतें चाहे तो इस संघ में शामिल हो सकती थी और अगर चाहे तो इससे बाहर रह सकती थी। संघ में सम्मिलित होते समय प्रत्येक रियासत को एक प्रवेश आलेख द्वारा यह बताना पड़ता था कि वह कौन कौन सी शक्तियां केंद्र को देने के लिए तैयार है। इस प्रकार शक्तियों को देने में प्रत्येक रियासत समान नहीं थी, यानी कि जो देशी रियासतें थीं अगर वो संघ में शामिल होती तो उनमें से प्रत्येक रियासत को यह बताना पड़ता कि वह केंद्र सरकार को अपनी कौन कौन सी शक्तियां सौंपने के लिए तैयार है। इस प्रकार शक्तियों को सौंपने में प्रत्येक रियासत समान नहीं थी। शक्तियों की समानता केवल ब्रिटिश प्रांतों के लिए ही लागू थी। ये हो गई हमारी दूसरी विशेषता। अब तीसरी है केंद्र में दोहरा शासन। तो जो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में जो दोहरा शासन या द्वैध शासन लागू किया गया था उसको 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों से हटा करके केंद्र में लागू कर दिया गया। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित किया गया था। 1935 के अधिनियम के द्वारा दोहरे शासन को प्रांतों से समाप्त कर दिया गया और इसको केंद्र में स्थापित किया गया या केंद्र में लागू किया गया। प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। 1919 के अधिनियम में आंशिक उत्तरदायी शासन था क्योंकि वहां पर द्वैध शासन था, लेकिन 1935 के अधिनियम में प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त करके पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, जैसा कि हमने 1919 के अधिनियम में पढ़ा था कि द्वैध शासन या दोहरे शासन के अंतर्गत शासन के विषयों को दो भागों में बांट दिया जाता है। तो 1935 के अधिनियम में भी जो केंद्रीय विषय थे, जो संघीय विषय थे, उनको दो भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित विषय तथा रक्षित विषय या फिर संरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय संघीय विधानमंडल को दे दिए गए या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मंत्रियों को सौंप दिए गए, क्योंकि मंत्री विधानमंडल के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। तथा महत्वपूर्ण विषय जैसे रक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय आदि रक्षित थे। इन पर गवर्नर जनरल का पूरा नियंत्रण था। रक्षित विषयों पर केंद्रीय विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था। जो शेष विषय यानी कि हस्तांतरित विषय थे वे मंत्रियों को सौंप दिए गए जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। हस्तांतरित विषयों में भी विशेष उत्तरदायित्व के आधार पर गवर्नर जनरल हस्तक्षेप कर सकता था। तो ये हो गया हमारा दोहरा शासन या द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? शासन के विषयों को दो भागों में बांट देना, एक रक्षित और दूसरा हस्तांतरित। तो रक्षित विषय गवर्नर जनरल के पास होते थे और जो हस्तांतरित विषय हैं वे मंत्रियों या विधानमंडल के पास होते थे। अब देखते हैं इसकी चौथी विशेषता। चौथी विशेषता है प्रांतों की स्वायत्तता। और यहाँ पर स्वायत्तता शब्द थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, क्योंकि ये किसी स्टूडेंट्स के नोट्स हैं तो उसने शायद जल्दी जल्दी में इसको गलत लिख दिया, आप इसको सही कर लेना। तो चौथी विशेषता है प्रांतों की स्वायत्तता। 1919 के अधिनियम से पहले प्रांत पूर्ण रूप से केंद्र के अधीन थे। 1919 के अधिनियम में प्रांतों को कुछ सीमा तक स्वायत्तता दी गई थी, लेकिन 1935 के अधिनियम में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई। प्रांतों के सभी विषय मंत्रियों को दे दिए गए और ये मंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। व्यवहार में प्रांतों के मंत्रियों की शक्तियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। प्रांत के गवर्नर को इनके कार्यों में यानी कि मंत्रियों के कार्यों में हस्तक्षेप करने की शक्तियां प्राप्त थी। तो ये हो गई हमारी चौथी विशेषता, प्रांतों की स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब होता है कि प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और सारे के सारे विषय मंत्रियों को सौंप दिए गए। अब देखते हैं पांचवी विशेषता। पांचवी है शक्तियों का विभाजन। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों के विभाजन के लिए 1935 के अधिनियम में 3 सूचियों का वर्णन किया गया।
और 3 सूचियों में पहली सूची है संघीय सूची। संघीय सूची में 59 यानी कि 59 विषय शामिल किए गए। इन विषयों में राज्यों का अधिकार नहीं था। इसके कुछ विषय इस प्रकार हैं, जैसे सेना, विदेशी मामले, मुद्रा, रेल, डाक, केंद्रीय सेवाएं, कर आदि। तो ये हो गई संघीय सूची। अब दूसरी है प्रांतीय सूची। जैसे वर्तमान में होती है ना केंद्रीय सूची, राज्य सूची, ऐसे ही 1935 के अधिनियम में भी सूचियों के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया था। तो दूसरी है हमारी प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची में 54 विषय शामिल थे। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे न्याय, पुलिस, जेल, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा भूमि पर कर आदि। तीसरी है समवर्ती सूची। इस सूची में 36 विषय थे जिन पर केंद्र तथा प्रांत दोनों का अधिकार था। यदि केंद्र किसी विषय पर कानून बनाना चाहे तो प्रांतों का उस पर कोई अधिकार नहीं था। इस सूची के मुख्य विषय थे, जैसे विवाह तथा तलाक, आपराधिक कानून, दीवानी कानून, समाचार पत्र, व्यापारिक संघ, बिजली तथा बुढ़ापे की पेंशन आदि। ये सभी विषय किसमें थे? समवर्ती सूची में थे। छठी विशेषता है सुरक्षा या फिर संरक्षण। ये सुरक्षा किसको दी गई थी? गवर्नरों को दी गई थी। गवर्नर को सुरक्षा इसलिए प्रदान की गई थी ताकि मंत्रिपरिषद तथा व्यवस्थापिका कोई गलत कानून न बना पाए। लेकिन व्यवहार में इन सुरक्षाओं ने प्रांतीय स्वायत्तता को गहरा नुकसान पहुंचाया। ये सुरक्षाएं 2 प्रकार की थी। पहला, विधानमंडल को कई विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं थी। दूसरा, मंत्रियों की शक्ति को सीमित करने के लिए गवर्नर जनरल को कई शक्तियां दी गई थी जिनसे वह तानाशाही कर सकता था। तो ये हो गई छठी विशेषता, गवर्नरों को संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करना। अगर ये थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, समझ में नहीं आ रही, तो इसको छोड़ देना, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल है नहीं, क्योंकि सुरक्षा का मतलब है कि गवर्नर को कुछ अधिकार देना। तो गवर्नर को कुछ अधिकार दिए गए थे कि पहला तो ये कि विधानमंडल को अनेक विषयों पर या फिर कई विषयों पर कानून बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। और दूसरा ये कि मंत्रियों की जो शक्ति है उस पर किसका नियंत्रण था? गवर्नर का नियंत्रण था। यानी कि मंत्री कोई भी काम करना चाहे तो अंतिम रूप से गवर्नर की सहमति आवश्यक होती थी। अब देखते हैं सातवीं है संघीय न्यायालय। यहाँ पर न्यायालय भी शायद गलत लिखा गया है, इसको आप सही कर लेना। 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश थे। 8वीं विशेषता है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया। 1935 के अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को ही दिया गया था। भारत में केंद्रीय विधानमंडल तथा प्रांतीय विधानमंडलों को इस अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार नहीं दिया गया था। भारतीय संसद अधिक से अधिक इस अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव पारित करके ब्रिटिश संसद के पास भेज सकती थी। इस अधिनियम में संशोधन करने या उसकी किसी धारा को रद्द करने या उसमें किसी नई धारा को शामिल करने का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास ही था। तो ये हो गई ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। यानी कि जो 1935 का अधिनियम है वो ब्रिटेन की संसद ने ही बनाया था और वही इसमें कोई परिवर्तन कर सकती थी। जो भारत के केंद्रीय विधानमंडल था या जो राज्य के विधानमंडल थे उनको इस अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार नहीं था। अगली 9वीं है भारत परिषद की समाप्ति। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। जो भारत परिषद थी वो जो भारत मंत्री होता था या जो भारत सचिव होता था उसकी परिषद होती थी। तो
मंत्रिपरिषद के स्थान पर भारत सचिव के परामर्शदाताओं की व्यवस्था की गई। परामर्शदाताओं की संख्या कम से कम 3 और अधिक से अधिक 6 हो सकती थी। भारत सचिव की शक्तियों में भी कमी की गई। प्रांतीय शासन पर भारत सचिव के नियंत्रण को लगभग समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय गवर्नर केवल अपने विशेष उत्तरदायित्वों और विवेकीय शक्तियों के प्रयोग के लिए प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी थे। और प्रधानमंत्री कहाँ का? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। भारत सचिव के नियंत्रण को संघीय प्रशासन पर भी कम किया गया। तो भारत सचिव ब्रिटेन में होता था, जो भारत से संबंधित मामलों को देखता था। अब देखते हैं अगली विशेषता। अगली विशेषता है बर्मा, अदन व बरार के बारे में प्रावधान। बर्मा का मतलब है म्यांमार। जो आज का म्यांमार है उसको पहले बर्मा बोला जाता था। 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके ब्रिटिश औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। बरार को प्रशासनिक उद्देश्य से हैदराबाद की रियासत से अलग करके मध्य प्रांत में मिला दिया गया। अब जो 9वीं विशेषता है वो है प्रस्तावना का अभाव। 1935 के अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें प्रस्तावना का अभाव था। प्रस्तावना इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इस अधिनियम के अंदर किसी नई नीति की घोषणा नहीं की गई थी। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही इस अधिनियम का आधार माना गया। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का उद्देश्य निश्चित किया गया था और 1935 के अधिनियम का भी यही उद्देश्य था। तो प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना जो हमारा संविधान होता है या जो कोई अधिनियम होता है उसके उद्देश्यों की जानकारी देती है कि इस संविधान का या इस अधिनियम का क्या उद्देश्य है। तो जो 1935 का अधिनियम था उसका भी वही उद्देश्य था जो 1919 के अधिनियम का उद्देश्य था। इसलिए 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही 1935 के अधिनियम का आधार माना गया। 1935 के अधिनियम के लिए कोई अलग से प्रस्तावना नहीं बनाई गई। तो ये हो गई हमारी 1935 के अधिनियम की विशेषताएं। और अब हैं 1935 के अधिनियम के दोष या इसकी आलोचनाएं या इसकी समस्याएं। तो पहला दोष है दोषपूर्ण संघ। 1935 के अधिनियम का प्रमुख दोष यह था कि इस अधिनियम द्वारा एक दोषपूर्ण अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी। इस संघीय व्यवस्था की सबसे पहली त्रुटि यह थी कि इसमें शामिल होने वाली इकाइयां क्षेत्र, महत्व तथा स्वरूप में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न थी। एक और ब्रिटिश शासन के जो 11 प्रांत थे उनमें उत्तरदायी शासन तथा लोकतांत्रिक शासन का काफ़ी विकास हो चुका था और दूसरी ओर देशी रियासतें थीं जिसमें राजाओं का स्वेच्छाचारी शासन था और नागरिकों को कोई स्वतंत्रता या अधिकार प्राप्त नहीं थे। इस प्रकार एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न इकाइयों से स्थापित संघ का भारतीय संवैधानिक विकास में बाधक होना स्वाभाविक था। तो पहला दोष क्या है कि जो इस संघ में यानी कि जो भारतीय संघ था उसमें शामिल होने वाली जो इकाइयां थी वे क्षेत्र की दृष्टि से भी अलग अलग थी और अधिकारों की दृष्टि से भी अलग अलग थी। दूसरी समस्या है या दूसरा दोष है प्रांतीय स्वायत्तता, एक स्वांग या एक ढोंग या एक दिखावा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित प्रांतीय स्वायत्तता या प्रांतीय स्वशासन एक ढोंग मात्र था, एक दिखावा मात्र था। स्वशासन की दो महत्वपूर्ण विशेषताओं बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्रता तथा आंतरिक क्षेत्र में उत्तरदायी सरकार का अभाव था। यानी कि जो स्वशासन होता है या जो स्वायत्तता होती है उसकी दो विशेषताएं होती हैं। एक तो ये कि बाहर से कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए और दूसरा ये कि आंतरिक क्षेत्र में उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए। तो ये दोनों ही विशेषताएं
नहीं थी। प्रांतों में ये दोनों ही विशेषताएं नहीं थी, इसलिए प्रांतीय स्वायत्तता एक दिखावा मात्र था, एक ढोंग मात्र था। प्रांतीय गवर्नर तथा गवर्नर जनरल को इतनी स्वेच्छाचारी शक्तियां प्राप्त थी कि ये आसानी से स्वशासन का गला घोंट सकते थे। प्रांतीय विधानमंडल को कुछ अधिकार दिए गए थे, लेकिन अंतिम शक्ति गवर्नर के पास थी। तीसरा दोष है अधिराज्य का न दिया जाना। 1935 के अधिनियम की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि इस अधिनियम ने भारतीयों को अधिराज्य नहीं दिया। भारतीयों को इस बात की आशा थी कि उन्हें इस अधिनियम द्वारा अधिराज्य मिल जाएगा, लेकिन इस अधिनियम में इस बात का भी वर्णन नहीं किया गया था कि अधिराज्य की स्थापना कितने समय में की जाएगी। अधिराज्य का मतलब होता है कि आंतरिक रूप से तो स्वतंत्र हों, यानी कि आंतरिक रूप से हम स्वयं शासन कर सकें और बाह्य रूप से किसी दूसरे देश का नियंत्रण हो, उसको बोलते हैं अधिराज्य। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा हमें अधिराज्य भी प्रदान नहीं किया गया था। चौथा जो दोष है वो है संविधान के विकास की व्यवस्था का अभाव। इस अधिनियम से भारतीयों को इसलिए भी निराशा हुई क्योंकि इसमें संविधान के विकास की सही व्यवस्था नहीं की गई थी। भारत के संविधान की प्रगति पूर्ण रूप से ब्रिटिश संसद पर निर्भर करती थी और इसमें भारतीयों की कोई इच्छा नहीं थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना नहीं हो सकती थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भी स्वीकार किया था कि इस अधिनियम में भारत की राजनीतिक प्रगति के कार्य की कोई समय सारणी नहीं है। भारतीय इस संविधान को अस्थायी मानकर इससे लाभ न उठा सके जो एक स्थायी संविधान से उठाए जा सकते हैं। यानी कि भारतीयों को लगा कि 1935 का अधिनियम एक अस्थायी अधिनियम है, हमें थोड़े दिन बाद में स्वतंत्रता या फिर स्वायत्तता मिल जाएगी, इसलिए 1935 के अधिनियम को भारतीयों ने अस्थायी समझा और इसका अच्छे से लाभ नहीं उठा सके। पांचवा दोष है आत्मनिर्णय का अधिकार का न दिया जाना। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं दिया गया था। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद की संप्रभुता पर जोर दिया गया। 1935 के अधिनियम में भारतीय विधानमंडल संशोधन नहीं कर सकते थे और न ही कोई ऐसा कानून बना सकते थे जो 1935 के अधिनियम के विरुद्ध हो। इस अधिनियम में संशोधन केवल ब्रिटिश संसद ही कर सकती थी। यह संविधान भारतीयों पर थोपा गया संविधान था जिसकी आलोचना होना स्वाभाविक था। तो ये हो गई हमारा पांचवा दोष या पांचवी समस्या, आत्मनिर्णय के अधिकार का न दिया जाना। छठी समस्या है म्यांमार को भारत से अलग करना। 1935 के अधिनियम से पहले म्यांमार भारत का अंग था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। म्यांमार को भारत से अलग भारत की राजनीतिक एकता और अखंडता को कमजोर करने के लिए किया गया था। तो ये हो गया हमारा 1935 का अधिनियम और इसकी